एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और पूरा परिवार फिर अकेला हो जाता है। अनामिका की एक बेटी थी, उसका नाम था नंदिनी। क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा अनामिका, और कितने दिन ऐसे ही चलेगा? बेटी भी बड़ी हो रही है। 3 महिलाओं के लिए अकेले रहना इस तरह बहुत मुश्किल है। खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, ऐसा जीवन कितने दिन जिए बताओ। सासू माँ, ईश्वर को जितनी तकलीफ देनी है देने दीजिए उन्हें। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जल्दी हमें काम ढूंढना पड़ेगा बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मरेंगे। हाँ माँ, कुछ दिन पहले मेरी बेटी नंदिनी मुझे आइसक्रीम खरीद के देने कह रही थी, पर खरीद नहीं पाई। वो बहुत रोई, उसे चुप कराना मुश्किल था उस दिन। बाद में आके उसने मेरा आंसू पोंछा और अपनी आंसू निकल गई और कहने लगी, मैं इसी को अपना आइसक्रीम समझूंगी माँ। उसकी किस्मत ही ऐसी है तो क्या कहे बेटा, दुखी मत हो। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, कल लोकल मार्केट है, बहुत लोग वहाँ आएंगे सब्जियाँ खरीदने। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों एक काम कर सकते हैं। वो क्या है सासू माँ? मैं बताऊंगी, पर ये सुन के नाराज मत होना और गुस्सा मत करना। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी माँ जी? आप मेरी सिर्फ सासू माँ ही नहीं, मेरी माँ है। आपके मन में जो है आप मुझे खुल के बताइए, चिंता मत कीजिए। कल के बाजार में हम नंदिनी को सड़क पे सुला के पैसे मांगेंगे। लोग बाजार आएंगे तो हमारी सहायता भी होगी, उन पैसों से अपना पेट भर सकते हैं हम। आप इतना क्यों सोचती हैं माँ जी? आप कुछ कहेंगी तो मैं कभी ना कह सकती हूँ। परिस्थिति ऐसी है कि हम बस भीख ही मांग सकते हैं। अब पेट भरने के लिए ऐसा करने में क्या गलती है? और पेट पालने के लिए कुछ गलत नहीं, ऐसा तो कहावत ही है। तो कल हम ऐसा ही करेंगे, कुछ पैसे आएंगे, उससे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ठीक है सासू माँ। अगले दिन अनामिका बाजार में अपनी बेटी नंदिनी को सड़क पे जाके सुला देती है और उदास होकर हर किसी के आगे उसके लिए गुहार लगाते रहती है, ताकि लोग ये सुनकर उसकी मदद करें। बाबूजी, कुछ पैसे दे दीजिए, बच्ची 3 दिन से भूखी है, खाना नहीं खाई है, बहुत बीमार है, कुछ पैसे देंगे तो आपका भला होगा। हमारा कोई नहीं है, कृपया भिक्षा दे, हमें बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा, हमारी मदद करे। एक तरफ शारदा, दूसरी तरफ अनामिका। उनके पास से गुजरने वाले सभी से वो भीख मांगने लगते हैं। लोगों के पास जो कुछ भी था वो देकर वो उन्हें मदद करते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें खाने की चीजें भी दी। उस दिन उन तीनों ने मिलके इस तरह से भीख मांगा ताकि वो अपना पेट भर सके। सासू माँ, और कितने दिन? मैं कुछ काम करूँगी, फिर मैं आपको घर पे बैठा के बस आपका ख्याल रखूंगी। तुमने ऐसा कहा तो मुझे घर याद आया, जहाँ रहते हैं वो घर है क्या? तो फिर अब हम क्या करें माँ? उस घर को हम बेच देंगे और उन पैसों से हम एक छोटी कुटिया में रहेंगे। फिर उन पैसों से हम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई भी करा सकती हो। हाँ सासू माँ, ऐसा कर सकते हैं। फिर परिकल्पना के मुताबिक शारदा ने अपना घर बेच दिया और उन पैसों से वो एक छोटी सी कुटिया में आके रहने लगे। जीवन अच्छे से ही कट रहा था। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। घर बेच के जो पैसे मिले थे अब वो भी खत्म हो गए। फिर से उन्हें खाने के लाले पड़ गए। अब हम क्या करेंगे सासू माँ? हमारी किस्मत ही फूटी है। घर बेचने के पैसे भी खत्म हो गए। अब हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा। क्या कहती हैं आप? हाँ, कुछ काम तो करना होगा, लेकिन अकेली औरत सोच के लोग हमारे बारे में बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। ये सब बर्दाश्त करना होगा और गलत काम नहीं करना है। कुछ अच्छा काम मिले तो हम वो कर सकते हैं। सासू माँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। पास में ही एक आम का खेत है ना, और उसके पास ही रेलवे स्टेशन भी है। उन कच्चे आम को रेलवे स्टेशन में ले जाके हम बेच सकते हैं। उससे हमें अच्छा फायदा भी मिलेगा सासू माँ, और उन पैसों से हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा। विचार तो अच्छा है, पर उस खेत का मालिक रंगा है, क्या वो मानेगा? मैं उन्हें राजी करवा लूंगी माँ।
फिर जैसे अनामिका ने कहा था, वो आम लेने के लिए रंगा को मना लेती है। फिर अनामिका और शारदा उन आमों को तोड़ के रेलवे स्टेशन ले जाते थे उन्हें वहाँ बेचने के लिए। क्योंकि कटे हुए आम के ऊपर वो नमक और मिर्च पाउडर डालते थे, इसीलिए लोग आके वो खरीदते भी थे। इस तरह शारदा और अनामिका बहुत अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। बेटा अनामिका, ये व्यापार तो बहुत अच्छा है, इससे हमारी अच्छी जिंदगी कटेगी। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया इस व्यापार के लिए सासू माँ। कल से हम इस व्यापार को और भी अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह सोचने के बाद अनामिका और सासू माँ मिलके वो कच्चे आम बेचती है, साथ ही साथ उन आमों का अचार बना के भी बेचने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे उन्हें बहुत फायदा होने लगता है। बाद में वो दोनों अपने लिए एक अच्छा घर खरीद लेते हैं, साथ ही साथ जरूरत की चीजें भी खरीद लेते हैं। नंदिनी को अच्छे स्कूल में भेज के वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा कमाने लगते हैं। इसीलिए सास बहू मिलके गरीबों की भी मदद करने लगते हैं। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश। वो अपनी माँ की बात भी सुनता था और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी की। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, तब शारदा ने अपने बेटे को बैठाया और कहा, बेटा, पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम काम करना चाहते हो या शादी? माँ, मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छे से सेटल हो जाने के बाद ही मैं शादी करूँगा। हमारे पास जायदाद की कमी है क्या? तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत? अपने खेतों का ख्याल रखना ही काफी है। साल के अंत में अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ माँ, पर क्या करूँ? मुझे जायदाद में कुछ दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा, पर जैसे ही तुम्हें नौकरी लग जाती है शादी करा दूंगी। ठीक है माँ। रमेश इस तरह से अपनी माँ से कहकर फिर वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है। पके हुए फसलों को देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि रमेश कई सालों के बाद वहाँ लौटा था, इसीलिए वो कुछ और समय वहाँ रहना चाह रहा था। उन खेतों में फूल, पेड़, मिट्टी की महक, फसल की महक, सब कुछ रमेश को बहुत आकर्षित कर रहा था। फिर दोपहर का वक्त हो गया। वहाँ के मजदूर जो काम करते थे वो दोपहर का भोजन कर रहे थे। उसी बीच एक महिला ने रमेश को बुलाया। उसका नाम था अनामिका। वो भी खेतों में मजदूरों का काम करती थी। बाबू, यहाँ आइए ना, आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी है। देखिए बाबू, खाना खाने के लिए हमें शर्माना नहीं चाहिए। इसी खाने के लिए तो हम जी रहे हैं, इसीलिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है, आज मैंने मछली की करी बनाई है। लोग कहते हैं मेरी फिश करी खाने के लिए किस्मत होनी चाहिए। अब आपको मौका मिला है, आइए आइए ना, खाइए। अनामिका ने जिस तरह से बुलाया, रमेश वहाँ चला गया खाना खाने के लिए। फिर वो अनामिका के साथ में बैठ के खाया। खाना खाने के बाद रमेश को अचानक से चक्कर आ गया। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्या हो गया मुझे? लगता है आपको नींद आ रही है। कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपको जगा दूंगी। ठीक है। रमेश आंख बंद करके सो जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी। सारे मजदूर वापस जाने लगे। तभी भी रमेश सो ही रहा था। अनामिका रमेश को छोड़ नहीं पाई, इसीलिए उस रात अनामिका रमेश के साथ ही वहाँ रुक गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा अनामिका और रमेश खेत के बीच में सोए हुए हैं। शारदा को ये बात पता चलती है। खेत में काम करने वाले मजदूरों को लगता है कि रमेश और अनामिका ने कुछ गलती की है। उन दोनों के नींद से उठने से पहले ही सब लोग वहाँ मौजूद हो जाते हैं। उन्हें देखकर रमेश परेशान हो जाता है। उस गांव में पार्वती नाम की एक धुरंधर महिला थी। उसी की बेटी थी अनामिका। गांव वाले जैसी जैसी बातें कर रहे थे, ये सुनकर पार्वती को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, हमें न्याय मिलना चाहिए। कौन बचाएगा इसे? मैंने क्या किया है? अनामिका और मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया, और मैं जब जागा तो आप सब इस तरह मेरे सामने खड़े हैं। चुप रहो। सब कुछ करने के बाद अब इस तरह से तुम सीधे बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे विश्वास कीजिए। हम नहीं मानते, हम जो देखेंगे वही मानेंगे ना। हम तुम्हारी गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, अभी और यहीं पे शादी होके रहेगी। पार्वती इस बात को लेके बहुत सख्त थी और उसने कहा कि सबके मौजूदगी में ये शादी होके रहेगी। ऐसी परिस्थिति में शारदा भी कुछ कह नहीं पाई। शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन रमेश शहर गया हुआ था। घर में शारदा ही थी। उस समय पार्वती अनामिका से मिलने के लिए आती है। जब शारदा सो रही थी
पार्वती अपनी बेटी को बुलाती है और फुसफुसा के बातें करने लगती है। देखा अनामिका, तुमने उस दिन मछली की करी में दवाई मिलाकर रमेश को खिला दी थी, तभी जाके आज तुम इतने बड़े घर की बहू हो। देखा कैसे एक पैसे खर्च किए बिना तुम्हारी इतनी अच्छी शादी कराई। माँ, वो सब फालतू की बातें छोड़ो और बताओ हमें वो सब चाहिए कि नहीं। अच्छा देखो, तुम्हारी सासू माँ भी सो रही है, उनके साथ कुछ खेल खेलो, क्योंकि वही है जो तुम्हें रोकेगी। बाकी संपत्ति तो तुम्हारी ही है। मेरी सासू माँ हमेशा कहते रहती है, ये काम करो वो करो, मुझसे इतना काम नहीं होता है। पता नहीं मैं उनके साथ ठीक से रह नहीं पा रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। ऐसा कह के पार्वती अनामिका के कान में कुछ फुसफुसाती है। फिर पार्वती वहाँ से चली जाती है। अनामिका शारदा को धोखा दे रही है, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहू की ऐसी हरकतों की वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है। उस दिन से उसने अनामिका पर और ज्यादा काम थोप दिया। अनामिका सासू माँ के इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर अनामिका रमेश को बताती है कि वो गर्भवती है। इस बात से रमेश बहुत खुश हो जाता है। माँ, मेरी पत्नी गर्भवती है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ माँ। आज से मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा। मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना है, उससे काम मत करवाना माँ। ठीक है बेटा। रमेश की बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है, पर शारदा दुविधा में थी और वो सोचने लगती है। उसे लगने लगा कि उसकी बहू ने जरूर कोई योजना बनाई है। एक दिन वो अनामिका के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है अनामिका अपने कमरे में अपने पेट के अंदर से मोड़े हुए कपड़े बाहर निकाल रही है। बहू गर्भवती नहीं है, ये बात शारदा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसी वक्त उसने अपने बेटे को बुलाया और बहू का असली रंग दिखा दिया। रमेश को भी इस बात से बड़ा गुस्सा आया अनामिका पर। देखा तुमने, ये कैसा गंदा खेल खेल रही है। पहले तुम्हें बेवकूफ बना के शादी की, पहले ही मुझे पता चल चुकी थी। लगा तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए बताया नहीं। माँ, अनामिका ऐसा कर रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं सीधा सीधा उससे जाकर इस बारे में पूछूंगा। ऐसा कहकर शारदा और रमेश अनामिका के पास जाते हैं। असलियत सामने आने पे अनामिका सर झुका के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी। अनामिका बहुत रोती है। शारदा और रमेश उसे माफ कर देते हैं। तब से अनामिका अच्छा इंसान बन के सासू माँ और पति का अच्छे से देखभाल करने लगती है।